सुबह से आरा की तबीयत ठीक नहीं थी। सर चकरा रहा था। रात को रक्स करते हुए वो चकरा कर गिर गई थी। जान बेगम तो परेशान होकर रह गई थी। जब डॉक्टर के पास लेकर गई और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी, जान बेगम के होश उड़े थे। पिछले 2 माह से वो कोठे पर वापस आ चुकी थी और ये खबर इसने अपनी माँ से छुपाई थी कि वो उम्मीद से है। घर लाकर जान बेगम ने बड़ी सख्ती से आरा से बात की थी। तू जानती थी ये सब? वो बुलंद लहजे से बोली। हाँ जानती थी। आरा ने इनकार नहीं किया। सब कुछ तो खुल चुका था। हरामजादी, मुझे काहे नहीं बताया तूने? 2 महीने तूने चुपचाप से गुजार कैसे लिए? आरा की कमर पर इसने पूरे जोर से मारा था। वो बड़ी हिम्मत से सह गई थी। अली हमजा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। कम बख्त कल ही इस हराम के पिल्ले को ख़त्म करवाती हूँ मैं। जान बेगम गुस्से से पागल हो रही थी। आरा भुदक कर पीछे हटी थी। हराम का नहीं है ये अम्मा। खबरदार जो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तो। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। जान बेगम ने इसे पहले धक्का देकर गिराया था, फिर अपने पैर से ही कई ज़रबे इसके पेट लगाई थी। वो बिलख कर रह गई थी। इसे तो मैं आज ही ख़त्म कर दूंगी। जान बेगम पर कोई जुनून सा सवार हुआ था। हिम्मत करके नीलो आगे बढ़ी थी। इसने जान बेगम को पीछे किया, जो मार मार कर खुद भी हाँफ सी गई थी। फिर नीलो आरा को सहारा देके कमरे में ले गई। वो पेट के पकड़े रोने लगी। अगले दिन जहाँ बेगम इसे डॉक्टर पर ले गई। डॉक्टर ने चेकअप करने से पहले जान बेगम को बाहर भेज दिया। आरन ने हाथ जोड़कर इस लेडी डॉक्टर की मिन्नत की थी कि इस बच्चे को कुछ ना करे। डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी। इसकी बात भी मान ली। जान बेगम से भी कह दिया, अगर आरा का ऑपरेशन करवाने की कोशिश की तो वो भी मर जाएगी। ये खबर सुनकर अली हमजा की हालत ऐसी थी कि अपने बाल नोच डाले। फ़िल्म तो बननी मुमकिन नहीं थी, इसलिए इसने आरा से मॉडलिंग करवानी शुरू कर दी और उसी लिबास में रैप पर वो चलती बहुत सो के होश उड़ा देती थी। पिछले सालों में इसकी तस्वीर छपने लगी। कई पोस्टर दीवारों पे और दुकानों की जीनत भी बन गए। गोया मॉडलिंग की दुनिया में चंद माह में छा कर रह गई थी। अली हमजा फ़िल्म बिना ही मॉडलिंग में वो डबल से ज़्यादा कमा चुका था। साथ साथ हारून रशीद से वो काफ़ी हद तक लिखना पढ़ना सीख चुकी थी। सब जिस्म कुछ ज़ाहिर होने लगा था, इसलिए वो सुर्ख रंग की शॉल पर अब्दुल बासित ने से दी थी, वो उड़ने लगी थी। अब बाहर कहीं नहीं जाती थी। इत्तेफाक था ये अब्दुल बासित की मोहब्बत में सदके इसके अब तक अब्दुल बासित के अलावा किसी दूसरे मर्द ने छुआ तक नहीं था। पहले पहले तो जान बेगम इसे दूर करती रही, धुतकारती रही, लेकिन छठे महीने इसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। इसकी खुराक पर खास तवज्जो दे रही थी। एक बार रात को आरा को प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने के लिए बाहर आई तो जान बेगम नीलो आपस में बात कर रही थी। नीलो, मेरे तो इवारे नियारे हुई हो जाएंगे। डॉक्टर बता रही थी, इसने मशीन से देखा आरा एक बच्ची की माँ बनने वाली है। अरे मेरे तो भाग ही खुल गए। आरा तो बस अगले 10-15 साल ही कमा सकती है। जब तक वो बुढ़ी होगी इसकी छोरी जवान हो जाएगी। अल्लाह करे हुसैन जैसा ही हो। बस नीलो ख्याल कर आरा का रात को दूध का बड़ा वाला गिलास रोज़ पिलाना इसे। आरा की जानिब इन दोनों की पूछती वो वहीं से पलट गई। कमरे में आकर पलंग पर बैठकर रोने लगी। बेटी मेरी अब्दुल बासित की बेटी एक वहशिया ना ही मेरे अल्लाह ये आजमाइश ना देना मुझे। इसका बाप बहुत नेक है। तेरा नाम लेवा है, तेरे कुरान का पढ़ने वाला है, नीची निगाहों वाला है। इसकी बेटी की हिफाजत फरमा, या फिर तू अपनी कुदरत से इसकी जिन्स बदल दे। बाकी की रात इसने मसल्ले पर रोते हुए काटी थी। दिन में इसने एक ख़त हारून रशीद को दिया। ये क्या है बहन? हारून रशीद ने एक कागज़ का रुका पकड़ कर पूछा। इसे इस पते पे पोस्ट कर देना मास्टर। किसका पता है ये? मेरे शौहर का। फिर रोते हुए सारी बात हारून रशीद को बता दी। देख मेरी बेटी का बाप बड़ा नेक है। मैं इसके हवाले करना चाहती हूँ। मेरी मदद कर दे। हारून रशीद ने हामी भर ली। खत भी पोस्ट कर दिया, मगर जवाब नहीं आया। 3 माह भी गुजर गए थे। ये 3 माह आरा के रोकर गुजरे थे, अल्लाह से दुआएं मांगती गुजरे थे। सुकून तब मिला जब डॉक्टर ने बताया कि अल्लाह ने इसे बेटे से नवाजा है। पहली बार जब आरा ने इसे गोद में लिया तो अब्दुल बासित बड़ी शिद्दत से याद आया था। इस बच्चे के चेहरे के नकुश रंगत वो अब्दुल बासित का दूसरा रूप था। आरा मेरी ख्वाहिश है हमारा सबसे पहले बेटा हो। फार्म हाउस के बाग के बेंच पर बैठे आरा इसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे बैठी थी। काफ़ी देर की खामोशी के बाद अब्दुल बासित ने जब ये कहा तो आरा ने आंखें खोलकर इसे देखा। वो आरा को ही देख रहा था। ऐसा क्यों? बस एक ख्वाहिश है, अगर मेरा बेटा हुआ तो जाजिम नाम रखूँगा इसका। जाजिम की कोई अपना जैसा बड़ा सा ना मुश्किल सा नाम रखना ना, पक्का मौलवियों वाला। जाजिम का मतलब है पुख्ता, ना टूटने वाला। मैं चाहता हूँ वो भी ईमान पर पुख्तगी से चले, मेरे इरादे की तरह। आरा मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो और आखिरी भी। अब्दुल बासित की बात पर वो मुस्कुराई थी। और आरा के दिल में आने वाले तमाम पहले मर्द हो और आखिरी भी। अपने बाजू अब्दुल बासित के गले डाले वो फिर से आंखें मूंदे गई थी। इसने आरा को हाथ पकड़कर होठों पर लगाया था।
आरा की आंखों से आंसू टूटकर निकलकर जाजिम के चेहरे पर गिरे थे। ये पहला तोहफा था जो जाजिम को अपनी माँ से पैदाइश के बाद मिला था। अजीब बच्चा था वो, आम बच्चों की तरह रोया नहीं था, ना ही आंखें बंद किए सो रहा था, बल्कि पूरी आंखें खोले आरा को देख रहा था। आरा ने इसे सीने से भीजा था। ममता की ठंडक क्या होती इस वक्त कोई आरा से पूछता। जी चाह के इसे सीने के अंदर ही उतार ले। औलाद की मोहब्बत और उसकी तड़प अपने सामने अपने बच्चे को देखने के बाद और भी बढ़ जाती है। इसका नन्हा सा हाथ अपने होठों पर लगाकर वो बेतहाशा रोई थी। अब्दुल बासित होता तो न जाने कितना खुश होता। रात तक वो वापस घर आ चुकी थी, लेकिन जान बेगम का मुंह बना हुआ था। आरा मुस्कुराई थी, जानती थी कि माँ के अरमानों पे पानी फिर गया है। दिल में रब का शुक्र अदा किया था कि इसने बेटी नहीं दी। अपनी कुदरत से इसे राज़ी कर दिया। आरा को हारून रशीद का इंतज़ार था। वो इसे काफ़ी दिन से पढ़ाने नहीं आ रहा था। आरा बस जाजिम को प्यार करती नजर आती। जान बेगम का मुंह बना हुआ था। वो कम बख्त मारा, बड़ा हो भी गया तो कौन सा अफसर लग जाएगा, अपनी माँ का दलाल ही बनेगा साला। जान बेगम की बात जैसे आरा को अंदर तक चुभी थी। 2 दिन के बच्चे को कैसा गंदा लफ्ज़ दिया था इसने। अम्मा अल्लाह करे तू मर जाए, शर्म ना आती तुझे 2 दिन के बच्चे के लिए कहते हुए। कम बख्त मारी इस हरामी के लिए तू मुझे बददुआ देगी अपनी माँ को। माँ है तू तो तुझे पता भी है माँ क्या होती है। काश ऐसी माँ मर ही जाए तो अच्छा है। मेरा बेटा ना ही बनेगा दलाल। इसके बाप से कहूँगी आके ले जाए इसे, अपनी तरह बड़ा नेक आदमी बनाए इसे। वो नेक आदमी कोटे पर पैदा होने वाले मर्दों की कसम से दलाल बनना ही लिखा होता है। बड़ी आई नेक बनाएगी इसे। लड़की होती तो पूरे बाजार हुस्न पे जश्न मनाती मैं। जहान बेगम का कलक अभी भी कम नहीं हो रहा था, लेकिन आरा परेशान हो गई थी। अगले रोज़ हारून रशीद बिखरी हुई हालत में वहाँ पहुँचा था। डिलीवरी के दौरान बीवी और बच्चे को खो चुका था। जिनकी खातिर आरा को पढ़ाना शुरू किया था, वो मकसद ही बाकी नहीं रहा था। पचमाना करने आया था और आरा से आखिरी मुलाकात करने भी। लेकिन जब इसकी गोद में प्यारा सा बेटा देखा तो वक्ती तौर पर अपना दुख भूल गया। बहुत मुबारक हो बहना, अल्लाह बच्चे के नसीब अच्छे करे। जासिम के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। यहाँ रहने वाले बच्चों के नसीब तो मुद्दतों से एक जैसे चल रहे मास्टर। बेटी हो जाए तो वैश्य और बेटा हो तो दलाल। यहाँ बच्चों की पहचान बाप नहीं बनते, माँ बनती है। वो सारी ज़िंदगी माँ की पहचान जाने पहचाने जाते हैं। बाप का पता ही नहीं होता है कि कौन है। खैर तुम सुना, तुम्हारी बीवी के क्या हुआ? वो मर गई और बच्चा भी। ये कहते हुए हारून रशीद रोने लगा। आरा को भी अफसोस होने लगा। बेचारा अपनी बीवी बच्ची की खातिर कहाँ कहाँ धक्के निकाल रहा था। ओह बड़ा दुख हुआ सुनकर। वो अफसरदगी से बोली, बस अल्लाह की मर्जी, हम बेबस हैं इसके हुक्म के सामने। हारून रशीद अपने आंसू पोंछे। मैं बस यही कहने आया था कि अब पढ़ाने नहीं आऊँगा। जिनके लिए सब कर रहा था वो तो रहे नहीं, अब क्या करूँगा पैसे कमा कर। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन आरा ने इसे रोक लिया। सुन मास्टर, तू एक काम कर, मेरा जाजिम ले जा अपने साथ। आरा की बात सुनकर वो हैरान हुआ था। पल में आरा ने फैसला किया था, लेकिन बहन तुम क्या करोगी? मैं एक छोटे से बच्चे को माँ से जुदा कैसे कर सकता हूँ? हारून रशीद हैरान था। तू कब कर रहा है? मैं कर रही हूँ। यहाँ इसका कोई मुस्तकबिल ना ही है। मैं चाहकर भी इसे एक अफसर अफसर नहीं बना सकती। मैंने इसका नाम जाजिम रखा है, पर तुझे इख्तियार है, जो चाहे रख दे। बस इसे अपने जैसा नेक बनाना, पढ़ा लिखा दीन की समझ वाला। इसका बाप बहुत नेक है। इसकी तरबियत भी ऐसी करना ज़िंदगी में। अगर कभी वो मिल गया तो कह तो सकूँगी कि ये तेरा बेटा है। अब्दुल बासित बिल्कुल तेरे जैसा नेक। बस मास्टर मुझसे वादा करके तू इसे कभी भी यहाँ का रास्ता नहीं बताएगा, कभी भी यहाँ मत भेजेगा। ये कहकर आरा ने पहले जाजिम को सीने से भी चाप और इसे फिर बेतहाशा चूमने लगी। साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। रशीद इसे बेकरारी से प्यार करते देख रहा था, लेकिन इनकार नहीं कर पाया। जीने का सहारा जो मिल रहा था, इतने बड़े गम का मदावा मिल गया था जाजिम की शक्ल में। आर्यन ने जाजिम को उसकी गोद में डाला और तेजी से अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद कर लिया। बेतहाशा रोने लगी, पलट कर इसे जाते हुए नहीं देख सकती थी। सुबह जब हया की आँख खुली, इर्तिज़ा और रोमान जा चुके थे। लाउंज के टेबल पर ऑमलेट ढका हुआ था। हॉट पॉट में ब्रेड संगी रखी हुई थी। फ्लास्क में चाय भी मौजूद थी। हया को कुछ हैरत हुई थी। ये नाश्ते का एहसान इर्तिज़ा ने इस पर क्यों किया था, लेकिन खैर वो पहली ऐसे कामों से जान छुड़ाती थी, इसलिए आराम से बैठकर नाश्ता किया था। फिर किचन में अपने बर्तन रखने गई तो किचन भी साफ था। सिर्फ वही बर्तन धोने वाले थे जो हया के हाथ में थे। स्टूल पे खाना भी बना हुआ था। भैया ने जब पतीली का ढक्कन उठाया तो चिकन का कोई सालन था। बड़ी मेहरबानी हो रही है मुझ पर, वरना तो शायद डिश ये मान नहीं रही मन नहीं रही थी यहाँ। घर भी साफ था। हया के पास कोई काम नहीं था करने के लिए, इसलिए वापस इर्तिज़ा के कमरे में आ गई।
अपने कपड़े तो खैर से वहीं छोड़ आई थी, 2 दिन से वही अनारकली फ्रॉक में थी। अब तो इन कपड़ों में उलझन सी महसूस हो रही थी। पहली बार इसने इर्तिज़ा का वार्डरोब खोला था। सारी शर्ट्स प्रेस होकर हैंग थी। इन्हें उलट-पलट कर अलमारी वापस बंद कर दी। सारे के सारे बूढ़ों वाले रंग हैं, ज़रा भी अच्छी कलेक्शन नहीं है। हाँ, तो खुद भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल हैं अंकल टाइप। ज़ाहिर है चॉइस भी अच्छी होगी। इससे बेहतर है कि मैं रूमी के कपड़े पहनूँ, नहा धोऊँ। वही रूमी के ट्राउज़र शर्ट पहले सुकून में आई थी। रुमान और तेज़ा इकट्ठे ही वापस आए थे। रोटियाँ वो बाज़ार से ही लेकर आया था। हया लॉन में बैठी थी। रूमी इसे सलाम करके अपने कमरे में चेंज करने चला गया। इर्तिज़ा ने रोटियाँ हॉट पॉट में रखी और किचन में चला गया। हया इसके पीछे किचन में आ गई और अब खाना गरम कर रहा था। आप रहने दें, खाना मैं गरम करके टेबल पर लगा देती हूँ। हया ने भी तमीज़ से बात की थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी रोज़ की रूटीन लाइफ़ है। तुम्हारे लिए मैंने तंदूर की रोटी नहीं ली, चपाती ली है, वो कुछ घर की रोटी जैसी ही होती है। इसे ठीक से खाना, आधी रोटी खाकर उठ मत जाना। इर्तिज़ा की इस बात पर वो मुत्तहिर हुई थी। रात तक इर्तिज़ा ने इसे कोई काम करने नहीं दिया। रुमान के कमरे से तकिया लेकर लॉन्च के सोफ़े पे लेटने लगी। इर्तिज़ा इस वक़्त किचन समेट कर बाहर निकला था। तुम कमरे में मेरे सो जाया करो, अब सर्दी बढ़ रही है, लॉन्च ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। हया अब इसकी मेहरबानियों का मतलब गलत तर्ज से लेने लगी थी। एकदम से अक्सर बदला हुआ रवैया हया को कहाँ हज़म हो सकता था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। हया सोफ़े पर ही बैठ गई। हया, मैं रूमी के साथ मैनेज कर लूँगा। तुम मेरे कमरे में आराम से रह सकती हो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप मुझे हॉस्पिटल कब लेकर जाएँगे? हया जल्द से जल्द राहें अलग करना चाहती थी। वो किचन के पास ही खड़ा था। कॉफ़ी पियोगी? मैं अपने लिए बनाने जा रहा हूँ, पीनी है तो बता दो। इर्तिज़ा ने मौज़ू बदला था। हया इसके रवैये से मज़ीद उलझी थी। वो कहीं से पहले वाला इर्तिज़ा नहीं लग रहा था। लहज़ा भी धीमा था। इससे बात भी अच्छे अंदाज़ से कर रहा था। सर्दी तो इसे लग रही थी। कॉफ़ी का सुनकर काफ़ी पीने का दिल भी चाहने लगा था। इसलिए इस बात में सरेना आते ही कुछ ही देर में 2 कप कॉफ़ी इसने सोफ़े के सामने रखे टेबल पर रख दिए और खुद भी इसके बराबर में बैठ गया। अपना कप पकड़कर कुछ देर ये सोचता रहा कि बात कैसे शुरू करे। मैं सोच रहा क्यों ना हम दोस्ती कर लें। हया जो कॉफ़ी का कप पकड़े अभी पीने ही लगी थी। इर्तिज़ा की बात सुनकर अचंभे में आई थी। आप सारे अंदेशे दुरुस्त लगने लगे थे। जी, हैरत से आँखें खोले इसने पूछा। जवाब वो सिर्फ़ मुस्कुरा ही पाया था। देखो ना, लड़ने की मेरी आदत नहीं, ना ही मैं ज़्यादा डाँट-डपट पसंद करता। रूमी से भी मेरा रवैया दोस्तों जैसा है, इसलिए तुमसे भी यही चाहता हूँ। मुझे आप हॉस्पिटल कब लेके जाएँगे? हया ने इसकी बात को नज़रअंदाज़ किया था। हया, ये मेरी बात का जवाब नहीं है, वो बहुत रसानियत से बोला। देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैंने आपसे निकाह सिर्फ़ आपको बचाने के लिए किया था। मैं आपको पसंद नहीं करती, ना ही ऐसा कोई रिश्ता निभाना चाहती हूँ। मुझे अरसल से मोहब्बत है और शादी भी इसी से करूँगी। हया की बातें सुनकर मुत्तहिर हुआ था। गुस्सा भी आने लगा था, इसकी सोच पर अफ़सोस भी हुआ था। क्या लगता है तुम्हें, मैं तुमसे इसे ऐसे किसी रिश्ते के हवाले से कोई हक जमाने का शौक़ रखता हूँ? इर्तिज़ा का लहज़ा सख्त हुआ था। आप मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। ये जो सुबह से आप मुझ पे मेहरबानियों की बारिश कर रहे हैं ना, सब समझती हूँ। आप खुद सोचें, मेरी और आपकी उम्र में कितना फ़र्क है। अंकल लगते हैं आप मेरे। हया की बात पे इर्तिज़ा के तिलों पर लगी थी और सर पे जा बूझी थी। अपना कॉफ़ी का कप इसने पटक कर टेबल पर रखा था। क्या समझती हो तुम मुझे? मरा जा रहा हूँ तुम पर? वो हैरत और इस्तियाई अंदाज़ से मुस्कुराया, फिर अपना गुस्सा ज़ब्त करके बोला, हूँ क्या तुम? हाँ, तुमसे कि कई गुना ज़्यादा खूबसूरत मेरी बीवी थी और जितनी वो हसीन थी, इतनी फर्माबरदार थी और धीमे मिजाज की। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे सीधा मुँह बात भी की जाए। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी और तुम्हारी उम्र में फ़र्क ना भी होता, तब भी मैं तुम्हें हरगिज़ भी अपना लाइफ़ पार्टनर कभी ना चुनता। तुम मेरी टाइप की नहीं हो। मुझे सुलझी हुई लड़कियाँ पसंद है, तुम जैसी अफ़लातूनी किस्म की नहीं, जिन्हें बात करने, पहनने, ओढ़ने की तमीज़ ना हो। हुलिया देखो जाकर अपना। लड़कियाँ ऐसी होती हैं जैसी तुम हो। तुम्हारे लिए अब तुम्हारा वो कज़न ही 100% ठीक है। मैं तुमसे बात करना और करना चाहता था, लेकिन शायद तुम्हें सामने वाले को ज़िद करने की आदत है। घटिया समझती हो मुझे कि तुम्हारा ज़रा-सा ख़्याल मैं इसलिए रखूँगा कि तुम पर हक़ जमा सकूँ। इर्तिज़ा का गुस्सा इससे बुरा हाल था जो हया अपनी बात कहकर पछताई थी। आई एम सॉरी, मुझे लगा। हया की बात अभी मुँह में ही थी, वो चिल्ला उठा, क्या लगा तुम्हें? हया, अरशद नफ्स का पुजारी नहीं होता, बहुत ज़ब्त है मुझ में। इंसान हूँ, इंसानों की तरह रहना भी जानता हूँ। आइंदा मुझसे बात करते हो अपना ज़हन बिल्कुल आईने की तरह साफ़ रखना। जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा था, लेकिन अब करना मुमकिन नहीं, कल करूँगा। ये कहकर वो उठकर रूमी के कमरे में चला गया। दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद किया था। हया को फिर से शर्मिंदगी ने आ घेरा था। क्या ज़रूरत थी मुझे ये सब कहने की? पता नहीं मुझे हॉस्पिटल लेकर भी जाएँगे कि नहीं, इसे अब भी अपनी फ़िक्र थी।
जहान बेगम अब बीमार रहने लगी थी। कुछ ही दिनों में ऐसा बुखार हुआ कि बिस्तर से जा लगी। आरा माँ की खिदमत तो कर रही थी, लेकिन चुपचाप से बात नहीं करती थी। दिन ब दिन ठीक होने के बजाय जहान बेगम की हालत बिगड़ती चली गई, तो एक दिन आरा के सामने रो पड़ी। कैसी बेटी है तू, माँ को बददुआ देती है। देख तेरी बददुआ लग गई मुझे, अब नहीं बचूंगी मैं। वो उखड़े उखड़े सांस भर रही थी। अम्मा मौलानी ना ही मैं जो कह दूँ तो अल्लाह मेरी इतनी जल्दी सुनकर मान ले, वरना वो ना आ जाता मुझे लेने। मुझे लगा था जब ये सुनेगा कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो वो दौड़ा चला आएगा, पर वो ना ही आया। रोज़ इसके आने की दुआ करती हूँ, क्या एक बार भी आया वो? ना ही ना। तो फिर तेरे लिए कहे लफ्ज़ तो मैंने गुस्से से सिर्फ मुँह से कहे थे, दिल से फ़ौरन तौबा कर लेती। बीमार तो तू हो जाएगी, ठीक उठकर दवा पी ले, कल ले जाऊँगी तुझे डॉक्टर के पास। आरा की आँखों में नमी थी। अब्दुल बासित एक ख्वाब सा बनकर रह गया था। आरा ने जहाँ बेगम गम के उठने में मदद की, दवा देकर सुला दिया, लेकिन अगले रोज़ वो उठी नहीं थी। हमेशा के लिए अब्दी नींद सो चुकी थी। सब लड़कियां रोई थी, शोक मनाया था। नीलों पर तो बार बार खुशी के दौरे पड़े थे, लेकिन आरा की आंख से एक आंसू नहीं टपका था। 4 दिन गुजरने के बाद वो बरखा उड़े अब्दुल बासित के पते पे जा पहुंची थी। रास्ता साफ था, कोई रुकावट नहीं थी। एक बार इससे मिलना चाहती थी, इसे देखना चाहती थी। आंखों की प्यास कहाँ बुझती है, दिल की तड़प थी कि इसे अब्दुल बासित की चौखट पे ले आई थी, लेकिन घर के पते पर ताला लगा था। आस पड़ोस से पूछा तो पता चला वो तो कब के गाँव जा चुके हैं। ना इसे गाँव का नाम मालूम था, ना गाँव का पता। भारी दिल से लौटी थी से सहन में नीलो बेचैनी से चक्कर काट रही थी। आरा कहाँ गई थी तू? तुझसे इससे मतलब? आरा ने चटक कर जवाब दिया। इधर आ मेरे पास, आ मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़े तख्त पे ले गई। दोनों ही वहाँ बैठकर आरा निकाब उतारने लगी। देख तेरे जाने के बाद बड़ी आपा आई थी यहाँ, कह रही थी जहाँ के बाद अगर किसी ने कोठा ना संभाला तो वो खुद आकर हमारे सर पर बैठ जाएगी, और अगर किसी भी छोरी ने निकलने की कोशिश की तो 4 बदमाश बिठा देगी कोठे पर। आरा ये ना समझे कि माँ मर गई है तो वो आज़ाद हो गई, या तू माँ की जगह संभाले, या भी अपना आप आपा के सरपरस्ती में दे दे। तुझे पता है आपा कैसी है। जहान बेगम में तो फिर भी रहम था। आरा अगर तू चली गई तो हमें तो दिन रात चकले पर बैठा देगी, कम बख्त मारी। ये देख हाथ जोड़ती तेरे सामने, जहान बेगम की जगह संभाल ले। नीलो रोते हुए बोली थी। अब्दुल बासित को ढूंढना इसके बस में नहीं था, और बड़ी आपा फ़िरौन का दूसरा रूप थी। इसलिए रात को जब बड़ी आपा आई तो आरन ने इसके सामने इकरारनामा दिया था कि अपनी अम्मा की जगह वो संभालेगी और यहाँ से कभी जाने की कोशिश नहीं करेगी। अपना नाम भी आरा से बदल के नूरजहाँ रख लेगी आप। सब लड़कियों ने शुक्र का सांस लिया था। बस यही हुआ था कि वो पैसे अपने पास नहीं रखती थी, जिस लड़की के होते इसे दे देती थी। जो घर पकता था वो खा लेती थी। खुद इसने काम काम छोड़ दिया था, नमाज अब पाबंदी से पढ़ती थी, अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। चाहे नमाज पे बैठे यही दुआ करती थी, ए अल्लाह मैं हराम खाने पर मजबूर हूँ, यहाँ से गई तो पीछे रहने वालियों के ऊपर फ़िरौन मुसल्लत हो जाएगी, और मैंने भी कहीं नौकरी कर ली तब भी मेरी पहचान मुझे वहाँ रहने नहीं देगी। कोई औरत ये नहीं बर्दाश्त करेगी कोई ऐसी औरत इस घर पे काम करे जो कोठे से उठकर आई हो। इसे तो ये तड़का लगा रहेगा कि मैं इसके मर्द को इससे भी ले लूँगी। इसे क्या खबर कि जो मर्द बीवी होते हुए भी दूसरी औरत के पास खुद चल कर आए, इसे भला कौन रोक सकता है। मेरे सर पे कोई सरपरस्त होता तो मैं ये काम हरगिज़ ना करती। लोग मस्जिदों में खैरात करते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें और मदात बनवाते हैं, सवाब कमाते हैं। काश कि ऐसी औरतों की कफ़ालत भी कर दिया करें जिनका कोई सरपरस्त ना ही होता है, तो शायद ये कोठे बंद हो जाएं। यहाँ पर रहने वाली 80% औरतें खुशी से जिस्म फरोशी का काम नहीं करती हैं, इसलिए करती हैं कि दूसरा हर रास्ता इनके लिए बंद हो जाता है। एक ही बचता है और वो है ज़नाकारी, क्योंकि पेट सबको लगा और पेट का ईंधन रोटी से ही भरता है, चाहे वो हलाल के पैसों से आती हो या हराम के पैसों से। मुझे अब्दुल बासित ने बताया था कि मेरा अल्लाह अपने मामले में एक अमल पर भी बख्श देता है। ये अमल भी तेरा मेरा है मेरे मालिक। मैं गुनाह ना करने पर अब बाख्तियार हूँ, इसलिए कभी ना ही करूँगी, लेकिन दूसरों पर इख्तियार नहीं है मेरा। बस इन पर रहम कर सकती हूँ। तू नीयत से वाकिफ़ है, मेरे हर अमल से भी, इसलिए तुझसे रहम की तलबगार हूँ। इसके बाद कोई सवाल ही ऐसा नहीं था जो नूरजहाँ के कोठे से बिना पेट भरे गुजरा हो। नई आने वाली मजबूर लड़कियाँ जो मोहब्बत के चक्कर में घर से भाग कर जाती थी, वो लड़के 4 दिन अय्याशी करके इन्हें कोठे पे छोड़ जाते थे। इनको बड़ी आपा के इल्म में लाए बगैर इनके घर वालों की सुर्ख कर देती थी, और इन्हें भी समझाती थी औरत के लिए इज़्ज़त बड़ी चीज़ है, मोहब्बत की खातिर इज़्ज़त का सौदा मत करो। मज़ार हुस्न एक दलदल है, वह गलती से भी पाँव मत रखो, वरना ऐसी अज़ियतों का दलदल जो रूह तक को धंसना लेता है। बज़ाहिर आज़ाद नज़र आने वाली औरत भी आज़ाद नहीं होती।
گھر والوں سے بھی یہی کہتی کہ بیٹیوں کی اس غلطی پر گھر سے نکلنے کی غلطی وہ بھی نہ کرے۔ باہر جنگل کے بھیڑیوں کی طرح لوگ تاک لگائے گھومتے ہیں۔ اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو بھی گئی ہے تو پردہ ڈالنا سیکھو۔ کئی لڑکیوں کو اس نے بظاہر مجھ سے رات کے اندھیرے میں نکالا تھا، لیکن جو لڑکیاں بے سہارا تھیں، یہ واپسی کی راہیں بنتی، وہ مجبور تھی یہ سب کرنے پر۔ جب زوبیہ اس کے پاس آئی تھی تو اپنی گزشتہ زندگی سے ناواقف تھی، چند باتیں خود کے بارے میں جانتی تھی، خوف زدہ تھی، خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ آرا کو لگا کسی نے زیادتی کی ہے، اس لیے ذہنی توازن کچھ کھو بیٹھی ہے۔ اس کا رونا تڑپنا آرا کا دل پیس گیا تھا، اس لیے اپنے بیٹے کا خیال آیا تھا۔ جازم کو تو کوئی عزت دار لڑکی مل جاتی، لیکن اس لڑکی کو سہارا اگر مل جائے تو کیا برا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جازم اس کی بات پہ انکار نہیں کرے گا، پھر اس کی لڑکیوں میں دلچسپی بھی نہیں تھی، وہ اسے سنبھال بھی لے گا۔ جتنا سچ میں جانتی تھی وہ تجھے بتا دیا ہے، سہارا بنے گا اس کا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تیری طرح پاک دامن نہ ہی ہے۔ امی حقیقت سے منہ لینے سے سچ کب چھپتا ہے۔ میں بھی ایک طوائف کا بیٹا ہوں، بے فکر رہیے، سنبھال لوں گا اسے، پوری ایمانداری سے رشتہ نبھاؤں گا اس کے ساتھ، اس کے کسی حق سے اسے محروم نہیں کروں گا۔ لیکن ایک وعدہ آپ سے بھی مجھے چاہیے، بنا کسی سوال اور اعتراض کے میری ایک بات اپنے ماننی ہے۔ جاسم نے اپنا ہاتھ آرا کی جانب بڑھایا تھا، اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تجھے منظور ہے؟ آرا بنا سنے ہی اپنا ہاتھ جاسم کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ دوسرے دن حیا صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اپنی رات والی بات پہ اتنا افسوس نہیں تھا، لیکن ارتضیٰ سے مطلب ضرور تھا۔ رومان اور ارتضیٰ اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس لیے حیا کچن میں جلدی سے ناشتہ بنانے لگی۔ جب ارتضیٰ کچن میں آیا، کچن کا حشر بگڑا ہوا تھا، شیلف پر پیاز اور ٹماٹر کے چھلکے، انڈوں کے خالی گول، بریڈ کھلی ہوئی، کافی سلائس شیلف پہ ہی گرے ہوئے تھے۔ حیا میڈم چولہے کے سامنے فرائی پین کی فل آنچ جلائے آملیٹ ڈالتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ دوسری طرف چائے کی کتلی بھی رکھی تھی، اس کے نیچے آنکھ ٹھیک تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے مکسر کا باؤل پکڑا۔ تمہارے بس کی نہیں ہے یہ۔ سب سے پہلے اس نے آنکھ ہلکی کی، اتنی تیز آنکھ اور اتنے گرم آئل میں تم یہ آملیٹ ڈالو گی تو ایسی آنکھ اوپر کی طرف اٹھے گی کہ چلاتے ہوئے کچن سے نکلو گی۔ ہٹو پیچھے۔ ارتضیٰ کے کہنے پر وہ ذرا سے پیچھے ہوئی تھی۔ آپ بس بتائیے کہ کیسے بنے گا، مجھے خود بنانا آتا ہے، مجھے بھی آنا چاہیے یہ سب۔ ارتضیٰ نے اب آملیٹ کو فرائی پین میں ڈال کر آملیٹ کے آمیزے کو پھیلا رہا تھا۔ حیا کی بات بھی متفانہ انداز سے سنی تھی۔ کیا کرو گی سیکھ کر؟ تمہارے ارسل کے گھر میں تو بہت نوکر ہوں گے، تمہارے نخرے اٹھا لے گا، ورنہ تمہارا باپ ملازمہ ساتھ بھیج دے گا۔ ارتضیٰ کے طنز کا مطلب وہ جانتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی۔ وہ شرمسار سو کر بولی، جانتی تھی وہ کس بات پر خفا تھا۔ اٹس اوکے، قہوے میں دودھ ڈالو، آملیٹ میں خود بنا لوں گا۔ حیا نے صرف چائے ہی بنائی تھی۔ ناشتہ کر کے رومان اور ارتضیٰ اسکول جا چکے تھے۔ جب وہ لوگ اسکول سے لوٹے، حیا کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اسے لگا ارتضیٰ خوش ہو جائے گا، لیکن وہ بے تاثر ہی نظر آ رہا تھا۔ رات تک وہ رومان کے پاس ہی بیٹھی رہی، اس کے کمرے میں۔ جانتی تھی جب تک وہ رومان کے کمرے میں ہے ارتضیٰ اندر نہیں آئے گا۔ رومان اس سے باتیں کرتے کرتے سو چکا تھا۔ اٹھ کر لانچ میں آئی تو لانچ خالی تھا، کمرے کا دروازہ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ دبے پاؤں اندر آئی۔ اصل مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح ارتضیٰ سے ہاسپٹل لے جائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ایک تصویر دیکھ رہا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تانی، اچھی وفا نبھائی تم نے مجھ سے یار، وعدے عمر بھر ساتھ رہنے کے کیے تھے، پھر کیوں اکیلا چھوڑ گئی مجھے؟ حیا نے دروازہ نوک کیا تو وہ چونک سا گیا، حیا کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، جلدی سے الماری کی طرف بڑھا، الماری کھول کر دراز میں تانیہ کی تصویر رکھی اور الماری بند کر دی، پھر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حیا نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر کہا اور دوبارہ سے اندر آ گیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس کب لے کر جائیں گے؟ حیا کا وہی سوال تھا۔ آؤ بیٹھو۔ ارتضیٰ نے بیٹ کی جانب اشارہ کیا، وہ چپ چاپ بیٹھ گئے۔ حیا، میں چاہتا ہوں کہ جو بات میں تم سے کہوں تم اسے پازیٹیو وے سے سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ بات کی ابتدا ارتضیٰ نے ہی کی تھی۔ جی کہیے۔ دیکھو، تم اگر آپریشن کروا لیتی تو کیا سمجھتی ہو تمہیں ارسل اپنا لے گا؟ تمہیں ہر مرد اتنا باظرف ہرگز نہیں ہوتا، لیکن اگر تم تھوڑا سا صبر کر لو اور اس بچے کو جنم دے دو تو ہم اس لڑکے پہ کیس کر سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ وہ ہتے سے اکڑی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا، میں ایسا نہیں چاہتی۔ آپ میرا زیور واپس کر دیں، میں یہ اذیت پذیر نہیں پال سکتی۔ ارسل نے مجھ سے شادی کرنی ہے، کرے نہیں کرنی نہ کرے، لیکن اس عذاب سے مجھے خلاصی چاہیے، لیکن مجھے اپنی عزت واپس چاہیے۔ حیا، میں یہ کیس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جیت جائیں گے؟ ہاں، جیت جاؤں گا اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو تو بنا لی تھی، لیکن وہ کیمرہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس میں عادل کی باتیں ریکارڈ ہیں جو تم سے کہہ رہا تھا۔
میرے پاس آنے کے لیے، مجھ پر الزام لگانے کے لیے، لیکن صرف ویڈیو کافی نہیں۔ اگر تم میری بات مان لو تو اس بچی کے ڈی این اے کی رپورٹ سے عادل مجرم ثابت ہو جائے گا۔ میں اس وقت کیس کرنا چاہتا ہوں جب میرے پاس مکمل ثبوت ہو اور تم میرا ساتھ دو۔ دیکھو، بات میڈیا میں پھیل جائے گی۔ رپورٹرز کو ایسی دھواں خبروں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں وہ بڑا چڑھا دکھا کر پیسے کما سکے، اور ایک سیاستدان کے بیٹے کی خبر ان کے نیوز چینل کے لیے صوت مند ثابت ہوگی۔ ایک کھیل اس نے ہمارے ساتھ کھیلا، ایک کھیل سب ہم اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ ایک بار عادل پھنس گیا تو اس کا باپ بھی اسے نکال نہیں پائے گا۔ سب کے سامنے تم بے قصور ہو جاؤ گی، اور میں بھی، پھر ارسل بھی تمہیں اپنا لے گا، ورنہ ابھی تم جتنی مرضی اپنی صفائی دیتی رہو، ایک بات نہیں سنے گا۔ ارتضیٰ کی بات درست تھی، مجھے پھر بھی منظور نہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، میں بھول جانا چاہتی ہوں سب کچھ جو حادثہ میرے ساتھ ہوئے اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عدالت میں اب کسی کو انصاف ملا ہے؟ کب کسی کی سنوائی ہوئی ہے جو مجھے انصاف ملے گا؟ میں اس عاذر ہمدانی کے گناہ کو اپنے وجود کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ آپ میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے۔ 4 لڑکوں کے سامنے جس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے یہی کب بھولتا ہے؟ پھر اس کے ناجائز بچے کو جنم دوں، اسے اپنے وجود کا حصہ بناؤں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ احسان ہے؟ نہیں، بلکہ موت ہے میرے لیے۔ لیکن آپ کو کیا لگے، ایک عورت ہوتے ہوتے تو سمجھ سکتے میری اذیت کو۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں، نہیں سمجھتے آپ؟ ایک ناجائز بچے کو دنیا کا حصہ میں کیسے بنا دوں؟ بتائیے مجھے، کیسے ہم بھی گئے؟ وہ کون رکھے گا اس بچے کو؟ اور میں تو شکل تک نہیں دیکھوں اس بچے کی۔ کون رکھے گا اس بچے کو؟ کون پالتا ہے کسی کی ناجائز اولاد کو؟ کیونکہ آپ نہیں سمجھ سکتے، ایک شریف باپ کے بیٹے ہیں آپ، اچھا خاندان ہے، سب کچھ ہے، اس لیے دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ کسی کی حوث کا سامان ہوتے پتہ چلتا۔ حیا کا ترش لہجہ اور تلخ لفظ اس کے سارے جسم زخم جیسے ادھڑ چکے تھے۔ کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ کس کی اولاد ہوں میں؟ کون سا خاندان ہے میرا؟ جانتی ہوں میں ایک طوائف کا بیٹا ہوں۔ ارتضیٰ کے منہ کا یہ سن کر حیا پتھر کی ہوئی تھی۔ جس کوٹے سے تمہیں اس دن واپس لایا تھا، میری ماں کا کوٹھا تھا وہ۔ میری رگوں میں ایک طوائف کا خون دوڑتا ہے۔ ہر اذیت سہی ہے میں نے، بہت تلخ زندگی گزاری ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کیا ہوگا اس شخص کے لیے جس کی ماں کی کئی سال غیر مردوں کی حوث کا سامان بنی ہو۔ رہ گئی سوال کہ اس بچے کو کون پالے گا؟ تو میں پالوں گا، لیکن اس بار میں موسم ارادہ باندھ چکا ہوں۔ عاذر کو نہیں چھوڑوں گا، تو میں سب کے سامنے بے قصور ثابت کروں گا، ہر قیمت پہ۔ کوئی ابورشن نہیں کرواؤں گا تمہارا۔ ارتضیٰ یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ حیا بس اسی یکٹک دیکھ رہی تھی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بازار حسن کا مطلب اب سمجھ آیا، طوائف کیا ہوتی ہے یہ وہ جانتی تھی، لیکن بازار حسن انہی سے آباد تھا یہ نہیں جانتی تھی۔ اپنا کھایا ہوا تھپڑ اسے اب جائز لگ رہا تھا۔ ارتضیٰ کا ایسے واپس لانا اسے خود پر کیا گیا ارتضیٰ کا احسان لگ رہا تھا، ورنہ جو اذیت اس نے عاذر سے برداشت کی تھی وہ کوٹے پر ہر روز سہنی پڑتی۔ حیا کو بری طرح سے چیزیں رسی آئی تھی پورے وجود میں، جیسے چوٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ انجانے میں کس جہنم میں پہنچنے والی تھی وہ؟ جیسے جیسے وہ حقیقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ کیا تھا وہ شخص؟ کس اذیت سے گزر چکا تھا؟ واقعی مشکل امر تھا، لیکن وہ سہہ چکا تھا۔ اس کے وجود میں پلنے والے بچے کے باپ کو وہ جانتی تھی، لیکن جو ابھی اٹھ کر اس کے سامنے کیا، اسے تو شاید اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ حیا کی سسکیاں بلند ہوئی تھی، رو رہی تھی کرب سے، اذیت سے، لیکن کس کے لیے یہ نہیں جان پا رہی تھی۔ میں نے انہیں مزید تکلیف میں ڈال دیا، کیوں مانی عاذر کی بات، کیوں الزام لگایا ان پر، اور اب وہ مجھ سے بے قصور ثابت کرنا چاہتے ہیں، میری جنگ خود لڑنا چاہتا ہے۔ حیا رو رہی تھی، نئے سرے سے سوچنے لگی تھی۔ عاذر سے نفرت تو اسے بھی تھی، یہ بھی سچ تھا، اگر وہ بے قصور ثابت ہو جائے تو ارسل اسے اپنا لے گا۔ جس دن اس نے ارسل پر ارتضیٰ پہ الزام لگایا تھا، اس کے فلیٹ میں آ کر رومان کے کمرے میں بیٹھ کر خوب روئی تھی۔ اسی وقت ارسل کی کال آئی تھی۔ حیا یہ سب کیا تھا؟ تمہیں ضرورت کیا تھی اس بات کو پھیلانے کی، سب کو یہ بتانے کی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اصل میں مجبور تھی۔ حیا اسے ساری بات سچ بتاتی تھی۔ سب کچھ سن کر وہ بولا، جو ہوا برا ہوا، لیکن تم بھی سوچو دنیا کو میں کیسے فیس کروں گا؟ یہ سننا آسان نہیں ہوتا کہ وہ دیکھو یہ وہ لڑکی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا۔ میں اپنی سرکل میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ہاں، اگر تم تھوڑا عقل سے لیتی تو اس پروفیسر پہ کیس کر کے خود کو بے قصور ثابت کر لیتی، پھر شاید میں تمہیں اپنا بھی لیتا۔ اصل ان کا قصور نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتا حیا، میں جا رہا ہوں، میں مجھ سے ہر رشتہ ختم سمجھو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر کے آف کر دیا تھا۔ حیا نے کئی بار اسے کال کی، لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ پہلے تو خوب روتی رہی، اس کے بعد رومان کی الماری کھول کر ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر نہانے چلی گئی۔ باہر نکل کر بھی وہ اپنی بدقسمتی پر رو رہی تھی۔ جب رومان اندر داخل ہوا، اس نے اسے دیکھ کر اپنے آنسو پوچھے تھے، بس اسے خبر کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ اسے لگا باپ غصے سے بول رہا ہے،
کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے اپنا ہی لے گا، ارسل بھی شاید مان جائے، لیکن یہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ پوری رات سوچنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔